सभी को जय हिंद। नवल करियर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हम नवल करियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 12th एग्रीकल्चर की फ्री क्लासेस दे रहे हैं और इसमें हम अभी क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर यानी फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र के चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। और जो 12th में क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन का जो लास्ट ईयर का ब्लूप्रिंट रहा है, उसी के आधार पर हमने एक ब्लूप्रिंट की वीडियो भी बनाई है, तो उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दूसरा, ये जो लेक्चर सेकेंड हमारा रहने वाला है, इसके पहले लेक्चर 1 हमारा हो चुका है, यानी कि क्लास फर्स्ट हो चुकी है। ये डेमो क्लास भी आप इसको मान सकते हैं। तो ये सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास की वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप 12th एग्रीकल्चर के लिए ही डेडिकेटेड कोर्स लेना चाहते हैं तो बोर्ड एक्सपर्ट के नाम से नवल करियर इंस्टीट्यूट इंदौर ने बैच को रिलीज़ किया है, बोर्ड एक्सपर्ट के नाम से। आप इसमें 12th के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर्स हैं आपके 12वीं में एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे, आपको जो इम्पॉर्टेंट MCQs जो चैप्टर्स हैं आपके जिनमें OT आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उनको भी यहाँ पर सबको हमने कवर किया है। कम समय में आप अच्छा परसेंटेज भी इस बैच के माध्यम से ला सकते हैं। फ्री क्लासेस का डेमो क्लास सेकेंड ईयर रहने वाला है और इसमें हम फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर में हम बात कर रहे हैं ड्रेनेज के बारे में। ड्रेनेज यानी जल निकास। आप सभी लोग जानते हैं कि जल निकास के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। जल निकास जिसे हम बोलते हैं ड्रेनेज, इसके बारे में हमने समझ लिया था। इसकी डेफिनेशन हमने समझ ली थी कि ड्रेनेज किसे कहते हैं, ड्रेनेज होता क्या है। तो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं कि खेत में ज़रूरत से ज़्यादा पानी है, उसको जब हम खेत से बाहर कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जल निकास। यानी कि आवश्यकता से अधिक पानी को खेत से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है, या आवश्यकता से अधिक या फालतू पानी भी हम इसको कह सकते हैं। या टू रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज ड्रेनेज। ड्रेनेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम बात करें सॉइल पोर्स की, अगर हम बात कर रहे हैं यानी कि मृदा रंध्र की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि मृदा रंध्र दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बृहद्र रंध्र, जिसको हम बोलते हैं बड़े रंध्र भी कह सकते हैं, या इनको हम मैक्रोपोर्स के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है सूक्ष्म या फिर इसे हम छोटे रंध्र के नाम से जानते हैं, या इसे माइक्रोपोर्स के नाम से जानते हैं। ये जो मैक्रोपोर्स है, इसका साइज 0.05 mm से बड़ा होता है। इनमें हवा भरी रहती है, या जिसे हम एयर के नाम से जानते हैं, एयर इनके अंदर भरी रहती है। और ये जो माइक्रोपोर्स हैं, इनमें वाटर रहता है, इनमें पानी रहता है, और यही पानी जो होता है पौधों के लिए उपलब्ध होता है, जिसको कैपिलरी वाटर के नाम से भी हम जानते हैं। अगर जलमग्न अवस्था है, खेत के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पानी है, तो जो मैक्रोपोर्स हैं जिनमें हवा होना चाहिए था, उसमें भी पानी आ गया है। इसका मतलब खेत के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने वाली है या हो चुकी है। और अगर खेत के अंदर या फील्ड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो पौधे का जो जीवन चक्र है, जो पौधे की जो प्रोसेस अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो इनको सबको हमने देख लिया था, समझ लिया था अच्छे से। जल निकास बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है खेत के अंदर। अगर जल निकास सही ढंग से नहीं किया जाए तो फसल का नुकसान होता है। ठीक है। अगर शहर की बात करें तो शहर में भी ड्रेनेज सिस्टम होता है। जो भी शहर का, कॉलोनी का, किसी मोहल्ले का जो पानी है, उसको भी पाइप के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है। तो जल निकास की जो हमने मेथड्स देखी थी, ड्रेनेज की जो हमने मेथड्स देखी थी, मेथड्स ऑफ ड्रेनेज की अगर हम बात कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ ड्रेनेज, जल निकास की विधियां की अगर हम बात करेंगे, तो मुख्यतः इसको 2 अलग अलग प्रकार में हम बांट सकते हैं। आप इजी वे में समझते चलिए, आपको आधी चीज़ें यहीं याद हो जाएंगी, और बोर्ड में किस प्रकार से लिखना है वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जल निकास की अगर विधियाँ की हम बात कर रहे हैं, जल निकास की विधियों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक तो जल निकास की प्रणाली होती है, जो हमने समझ ली थी। जल निकास की प्रणाली में हमने क्या समझा था? प्रणाली में हमने समझा, जिसको हम सिस्टम ऑफ ड्रेनेज कहते हैं। हमने एक समझा था प्राकृतिक, जहाँ पर पानी आ रहा है, जहाँ पर पानी अपने आप अपने ढाल के हिसाब से बह के निकल जा रहा है, उसको नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम हम करें। इसमें किसी प्रकार की नाली नहीं बनाई, जैसा ढाल मिला वैसा पानी बह गया। दूसरा जो हमने सिस्टम पढ़ा था, वो पढ़ा था हेरिंगबोन।
हेरिंगबोन हमने सिस्टम पढ़ा था। हेरिंगबोन में क्या होता है, इसमें जो नालियाँ होती हैं खेत के बिल्कुल एकदम बीचों बीच बनाई जाती हैं और उनके साइड से उनमें सहायक नालियाँ जोड़ी जाती हैं। कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम हेरिंगबोन बोल देते हैं। जो मुख्य नाली होती है वो खेत के बीचों बीच बनाई जाती है इस प्रकार से, ठीक है। तो इधर का पानी सहायक नालियों के माध्यम से आ गया, इधर का जो पानी है ये भी सहायक नालियों के माध्यम से आके बिल्कुल एकदम बीच में मुख्य नाली बनाते हैं और उस मुख्य नाली के माध्यम से हम खेत से बाहर पानी निकाल देते हैं। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए हम इसको फिशरबोन भी बोलते हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि हेरिंगबोन को फिशरबोन भी कहते हैं, मतलब मछलियों की जो हड्डियां हैं कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर खेत का दिखता है, इसलिए इसको फिशरबोन हम कह सकते हैं। ये जो है ये सहायक नालियाँ होती हैं, इनको हम सहायक नाली कहते हैं और ये आपकी मुख्य नाली होती है। ये आपका हेरिंगबोन है, याद कैसे रखोगे, बा से बीचों बीच, हेरिंगबोन, बी फॉर बीचों बीच, ऐसे आप याद रख लेना। हेरिंगबोन में बा शब्द आया है तो बा मतलब खेत के बीचों बीच मुख्य नाली बनाई जाएगी। दूसरा इसका जो प्रकार होता है तीसरा, उसको हम बोलते हैं ग्रीडीरोन। ग्रीडीरोन में क्या होता है, इसमें हम जो जल निकास की नाली बनाते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ग्रीडीरोन, इसमें क्या करते हैं, इसमें जल निकास के लिए जो हम नाली बनाते हैं वो खेत के किसी एक कोने में बनाएंगे। मान के चलो हमने खेत के इस कोने में मुख्य नाली बनाई है, अब इससे ये सारी सहायक नालियाँ जुड़ी हुई हैं, इन सहायक नालियों के माध्यम से पानी इस मुख्य नाली में जाएगा और इस मुख्य नाली से पानी जो है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इसको मेन ड्रेन बोलेंगे और ये इसकी क्या है, हेल्पिंग नाली है या फरो है या एसेसरीज फरो हम इनको बोल सकते हैं, या ट्रेंच हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब ग्रीडीरोन में एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, तो ग्रीडीरोन में नालियां किस प्रकार बनाई जाती है, तो ग्रीडीरोन विधि में जल निकास की नालियां खेत के उस कोने में, किसी एक कोने में, चारों कोनों में से किसी एक कोने में हम मुख्य नाली बनाएंगे और सारी खेत की जो छोटी छोटी नालियां हैं उनको सहायक नालियां बोलते हैं और वो सारी नालियां उस मुख्य नाली में जाके मिल जाएंगी। इसका मतलब खेत के किसी एक कोने में मुख्य नाली है, उस नाली के माध्यम से खेत से बाहर पानी जाने वाला है। अब इनको याद कैसे करोगे, सर इन दोनों में बड़ी कंफ्यूजन होती है, हेरिंगबोन किसे कहते हैं और ग्रीडीरोन किसे कहते हैं, याद तो हो जाता है, बीचों बीच किस में बनाते हैं और साइड में किस में बनाते हैं। तो आपको मैंने याद करवा दिया, हेरिंगबोन, बोन में वह शब्द आया, बा से याद रख लेना बीचों बीच, या इंग्लिश वाले भी हेरिंगबोन में बी फॉर बीचों बीच, याद रख लेना। सेंटर ऑफ द फील्ड में हम मेन जो ड्रेनेज चैनल है वो हम यहाँ पर बनाते हैं। अब ग्रीडीरोन में आप लोग कैसे याद रख सकते हो, घर में अगर मान के चलो माता पिता या बड़ा भाई बहन किसी गलती पे आपको मारता है, डांटता है, चिल्लाता है, तो आप किसी एक कोने में जाके किसी कोने में बैठ के रोते हैं, तो ग्रीडीरोन, तो किसी कोने में, घर के किसी एक कोने में बैठ के रो रहे हैं, ठीक है, तो ग्रीडीरोन किसी एक कोने में बैठना है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो मुख्य नाली बनेगी वो खेत के किसी एक कोने में बनेगी। तो ऐसे याद कर लेना है अपन को केवल याद ऐसा रखना है कि एग्जाम में हमें गलत करके नहीं आना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं और इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति या छोटा भाई बहन जो उसको डांटते हैं वो रोता है तो किसी एक कोने में बैठ कर रोता है, तो ग्रीडीरोन मतलब किसी एक कोने, किसी एक किनारे में नाली बनने वाली है। और हेरिंगबोन मतलब बीचों बीच, खेत के बीचों बीच मुख्य नाली यहाँ पर रहेगी। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। उम्मीद करूंगा ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं विधियों के बारे में। ये तो सिस्टम था, अब हम विधियों के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो विधियाँ हैं ये दो प्रकार से होती हैं, ये जो मेथड्स हैं, ये जो विधियाँ हैं ये दो प्रकार से होती हैं और दो प्रकार को हमने पिछले क्लास में समझा भी था। एक होता है सतही जल निकास, एक होता है सतही जल निकास, जिसको हम बोलते हैं सरफेस ड्रेनेज मेथड जिसको हम कहते हैं, और एक होता है भूमिगत जल निकास, जिसे हम अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं या ड्रेनेज मेथड के नाम से जानते हैं। जो शहर में चलता है वो भूमिगत ही चलता है और जो खेत में चलता है अधिकतर वो सरफेस वाला होता है। और इनमें हम अंतर भी समझेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आपके 4 नंबर से ये चैप्टर संबंधित है, 4 नंबर के टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं। तो
पूछता है पृष्ठीय नालियां और भूमिगत नालियों में क्या अंतर होता है, या पृष्ठीय जल निकास एवं भूमिगत जल निकास में क्या अंतर होता है। तो 4 पॉइंट हमको लिखना है, हम 4 से ज़्यादा इसमें लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम बात करेंगे सतही जल निकास की, तो इसकी 3 मुख्य विधियां होती हैं। इसकी जो है 3 मुख्य विधियां होती हैं, और उन विधि के अगर हम नाम जानेंगे तो पहला इसका विधि है, उसको बोलते हैं अस्थायी नाली, अस्थायी खुली नाली। क्योंकि सतह पे हम नाली बना रहे हैं इसलिए हम इसको बोलेंगे अस्थायी खुली नाली। इसको बोलते हैं टेम्पोररी ओपन ड्रेन। ड्रेन का मतलब होता है नाली, या ड्रेनेज भी बोल सकते हैं, फरो भी कह सकते हैं। तो टेम्पररी ओपन ड्रेन मतलब अस्थायी नाम में ही आपको समझ में आ रहा है कि ये उन इलाकों में बनाई जाती है या बरसात के समय ही पानी की समस्या होती है, या केवल जो बरसात का मौसम है उस समय ही खेत में पानी भरा रहता है। तो बरसात के प्रारंभ में, यानी कि जो वर्षा ऋतु है उस समय के प्रारंभ में हम इन नालियों को बनाते हैं, और जब हमारा पानी खेत में नहीं भरा रहता है या बरसात का जो मौसम है वो ख़त्म हो जाता है, तो इन नालियों को जो है हम हटा देते हैं या इनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इनमें जो गहराई आपसे पूछता है, ये गहराई आपको याद रखना है 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई यहाँ पर रखी जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो अस्थायी नाली है, जो टेम्पररी जो ड्रेनेज सिस्टम हमने बनाया है, उसमें अगर आपसे पूछे कि नाली की गहराई कितनी होती है, तो 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाई जाती है। और एक चीज़ और याद रखना कि जो सिंचाई की जो नालियाँ होती हैं वो खेत से थोड़ी सी ऊंचाई पर होती हैं ताकि पानी बह सके, और जो जल निकास की नालियाँ होती हैं वो खेत से नीचे होती हैं, पूरे तल का जो पानी है उस कूड़ में या उस नाली में बह के बाहर निकल सके। ठीक है, तो टेम्पररी आपको समझ में आ गया कि ऐसा एरिया जहाँ पर पानी की समस्या केवल बरसात के समय में होती है, रेनी सीजन में ज़्यादा वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है या वाटर ज़्यादा रुकता है, तो उस क्षेत्र के लिए हम अस्थायी नाली बना देंगे। दूसरा इसी का प्रकार होता है, इसको बोलते हैं स्थायी खुली नाली, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट ओपन ड्रेन खुली नाली। परमानेंट ओपन ड्रेन का मतलब क्या होता है, ऐसे एरिया, ऐसे क्षेत्र या ऐसा खेत जहाँ पर साल भर पानी भरा रहता है, जहाँ पर साल भर पानी की समस्या बनी रहती है, तो उस पानी को निकालने के लिए बार बार क्या है, हम अगर कच्ची नालियाँ बनाएंगे, ये ऊपर वाली जो नाली है ये कच्ची नाली भी है। कच्ची नाली मतलब मिट्टी से ही बनी हुई है, तो इसका फूटने का, टूटने का या बिखरने का भी इसका समस्या रहता है। तो जहाँ पर साल भर पानी की समस्या है, जहाँ पर साल भर पानी भरा रहता है खेत के अंदर, तो उन क्षेत्रों में फिर हमको पक्की नाली बनानी पड़ती है। पक्की नाली किससे बनाएंगे, ईंट से बनाएंगे, सीमेंट से बनाएंगे या पत्थर से बनाएंगे, मतलब परमानेंट स्ट्रक्चर रहता है इस प्रकार की नालियों का, और फिर इनसे जल को हम बाहर निकालते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो इसकी बढ़िया हैं, बस एक समस्या होती है कि जो परमानेंट हमने नाली बनाई है, फिर वो जो नाली है एक जगह जहाँ हमने स्थायी तौर पे बना दी है, फिर उसके कारण पूरे खेत का कुछ % या कुछ क्षेत्रफल जो है वो कम हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ये सर आपको याद रखना है। खुली नाली, स्थायी खुली नाली आपको याद रखना है, क्षेत्रफल हमारा कम हो जाता है, इसको परमानेंट ओपन ड्रेन हमने कहा है। और अभी हम सतही जल निकास की विधियों को पढ़ रहे हैं। तीसरा जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं कट आउट नाली। कट आउट नाली या इसको कट आउट ड्रेन के नाम से भी जानते हैं। कट आउट ड्रेन या ड्रेनेज, कट आउट ड्रेनेज के नाम से भी इसको जानते हैं, ये आपको याद रखना है। कट आउट नाली या कट आउट ड्रेन हम इसको कहते हैं, ये सर आपको याद रखना है। इसमें क्या है कि ऐसे एरिया जहाँ पर नहर से सिंचाई होती है, जहाँ पर कैनाल से इरिगेशन होता है, तो जो कैनाल के माध्यम से इरिगेशन हो रहा है, आप जानते हैं कि जो नहर है ये मान के चलो खेत का तल है और ये नहर है, तो नहर जो है खेत की जो सरफेस है, धरातल है, उससे ऊंचाई पर रहती है। उसके कारण जो नहर और खेत का जो हिस्सा है, जहाँ पर नहर और खेत जुड़ रहा है आपस में, तो नहर का पानी रिस रिस के खेत के कुछ एरिया में आता रहता है। जब तक नहर में पानी रहता है तब तक उसके खेत के आसपास पानी भरा रहता है, रिस रिस के झिमझिम के पानी आता है। तो उस समस्या से निकलने के लिए हम नहर और खेत के बीच में, जहाँ पे भी नहर और खेत का अटैचमेंट है, दोनों आपस में मिल रहे हैं, उस एरिया में हम क्या करते हैं,
1 से 1.5 मीटर की लंबाई चौड़ाई की हम एक नाली बनाते हैं और वो नाली लगभग 1 मीटर गहरी रहती है, 1.5 मीटर चौड़ी रहती है। उसकी चौड़ाई लगभग 1.5 मीटर रखेंगे, 1.5 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई की हम एक नाली बना देंगे, जितना भी हमारा खेत का एरिया है। और वो जो रिस के पानी आने वाला था, नहर से रिस के पानी उस खेत में आके उस फसल को या उस एरिया को जलमग्न कर रहा था, अब वो उस नाली के माध्यम से पानी बाहर निकल जाएगा। तो सर इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे कट आउट ड्रेनेज या फिर कट आउट नाली। आपको क्लियर हो गया होगा। 1 से 1.5 मीटर चौड़ाई रखते हैं और 1 मीटर गहरी नाली बना देते हैं या खाई बना देते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जिस प्रकार से हम समझ रहे हैं, जिस प्रकार से हम पॉइंट्स को समझ रहे हैं, आप उन्हीं पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। सारे जो पॉइंट मैंने अभी आपको स्थायी नाली, अस्थायी नाली और कटआउट के हिसाब से बताए हैं, आप वीडियो को पॉज कर करके नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये आपको आपकी 12th की तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा और इसी प्रकार अगर आप लिखोगे तो पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो अभी हमने सर सतही जल निकास की विधियों को समझ लिया है। अब हम भूमिगत जल निकास की विधियों के नाम लिख लेते हैं, फिर इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। फिर जो पृष्ठीय जल निकास है, जिसको सतही जल निकास भी कह रहे हैं, और जो भूमिगत जल निकास है, जिसको अंडरग्राउंड ड्रेनेज भी कह रहे हैं, दोनों में हम अंतर भी पढ़ लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इसी के साथ फिर ये हमारा जो जल निकास है वो कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 1 ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम भूमिगत जल निकास की विधियों के नाम लिखें तो पहला जो नाम है वो है पाइप ड्रेन। पहला जो नाम है सर पाइप ड्रेन है। पाइप ड्रेन, पाइप ड्रेन, पाइप ड्रेन क्या होता है कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो पानी हम निकालने वाले हैं खेत के जमीन के नीचे पाइप के माध्यम से निकालने वाले हैं। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि ये जो नालियाँ बनाई हैं वो हमने खेत के ऊपर ही बनाई हैं, खुली नालियाँ हैं, ओपन ड्रेन सिस्टम है। तो हमको खेत में देखने को भी नज़र आ रहा है कि कौन सी नाली कहाँ पर बनी है। हाँ, इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है कि जो नालियाँ हम यहाँ पर बना रहे हैं, चाहे वो स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, उसके कारण क्या होता है कुल क्षेत्रफल, कुछ एरिया जो है वो कम हो जाता है। लेकिन ज़मीन के अंदर अगर हम नाली बना रहे हैं, ज़मीन के अंदर ये ज़मीन है, इसके कुछ 3 से 6 फीट गहराई पे हमने एक नाली बना दी और नाली में पाइप या पोल ड्रेन, मोल ड्रेन जो भी उसका प्रकार है उसको बना के और मिट्टी से फिर वापस से हमने कवर कर दिया। तो क्षेत्रफल हमारा कम नहीं होता, एरिया हमारा कम नहीं होता। दूसरा कि ये जो भूमिगत जल निकास है, ये जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है, ये उन एरिया में, उन क्षेत्र में उपयोग में लाया जाता है जहाँ पर मिट्टी कैसी है, कठोर है, जहाँ पर पत्थर ज़्यादा है या मिट्टी पानी को कम अवशोषित कर पा रही है, तो वहाँ पर पानी ज़्यादा भरा रहता है, बह कम पाता है। तो उन एरियाज़ में, यानी कि जहाँ पर कठोर मृदा है, हार्ड पेन है, वहाँ पर फिर हमको अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम हमको उपयोग में लेना चाहिए। 3 से 6 फीट जो आपकी सरफेस है, जो मृदा की सरफेस है, उससे 3 से 6 फीट गहराई पे हम पाइप डालेंगे, नाली खोदेंगे और उसी मेथड को हम क्या बोलेंगे फिर भूमिगत जल निकास या अंडरग्राउंड ड्रेनेज। जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है उन एरिया में भी इसका जो है हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहला जो हमने नाम लिखा इस विधि का वो है पाइप ड्रेन। पाइप ड्रेनेज या पाइप ड्रेन का मतलब क्या है कि ज़मीन के अंदर हमने एक नाली बनाई है और उस नाली में हमने एक पाइप डाल दिया है। अब उस पाइप का जो व्यास है, उस पाइप की जो मोटाई कह दो या उसका डायामीटर जो है वो निर्भर करेगा कि खेत से कितना मात्रा में हमको पानी निकालना है या किस प्रेशर से हमको जल्दी से जल्दी पानी निकालना है, वो उस पर निर्भर करेगा। पाइप काहे का हो सकता है, लोहे का भी पाइप हो सकता है और सीमेंट का भी पाइप हो सकता है। दोनों प्रकार के पाइप बनाए जाते हैं, लोहे के या सीमेंट के। तो ज़्यादातर सीमेंट का चलता है, सस्ता भी पड़ जाता है और उसकी सड़ने की समस्या नहीं होती है, जंग लगने की। पाइप ड्रेन का मतलब क्या है कि 10 सेंटीमीटर व्यास, आप तो लिख लो 10 सेंटीमीटर व्यास का 10 सेंटीमीटर डायामीटर का हम पाइप यूज़ करते हैं। इसको हम पाइप ड्रेन के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर पॉपुलर यही होता है और इसका एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा, जो बड़े बड़े रोड बनते हैं या आपके गली मोहल्ले के जो सड़क होती हैं उनका पानी एक जगह से दूसरी जगह निकालने के लिए हम पुल बनाते हैं या पुलिया बनाते हैं, तो उसमें भी पाइप का प्रयोग करते हैं ताकि पानी को हम एक जगह से दूसरी जगह निकाल सकें। तो पाइप ड्रेन क्या है कि जब पाइप का प्रयोग जल निकास के लिए किया जा रहा है, भूमिगत जल निकास के लिए किया जा रहा है, तो इस प्रकार का जो मेथड है भूमिगत जल निकास का, उसको हम पाइप ड्रेन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा जो प्रकार है वो होता है
मोल ड्रेन, मोल ड्रेन, MOLE, मोल ड्रेन। ये मोल ड्रेन क्या होता है? मोल ड्रेन एक पिलाऊ होता है जो मिट्टी के ज़मीन के नीचे एक नाली बनाने के काम में आता है। इसको सतह से ही बनाया जाता है, ये ट्रैक्टर के माध्यम से चलाया जाता है और ये सरफेस से ही एक गहराई तक नाली बनाते चला जाएगा। उसमें या तो हम पत्थर से उसको पक्का कर सकते हैं नाली को, या पाइप से डाल के उसको पक्का कर सकते हैं, या कोई दूसरा मटेरियल उपयोग करके उस नाली को बना के और फिर ऊपर का जो नाली हमने खोदा था उसको हम कवर कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं मोल ड्रेन। या हम इसको कह सकते हैं कि जब पिलाऊ, MB पिलाऊ या मिट्टी चीरने वाले हल से हम एक नाली बना रहे हैं और उसको पक्का करके उसको तैयार करके ऊपर की सरफेस को हम मिट्टी को दबा देते हैं, इसको मोल ड्रेन कहते हैं। मोल ड्रेन, मोल पिलाऊ से बनाई गई नाली को मोल ड्रेन कह रहे हैं। ये एग्जाम में आता है सर, इसको याद रखना है। फिर इसका जो तीसरा प्रकार है वो है पोल ड्रेन। तीसरा इसका जो प्रकार है वो है पोल ड्रेन, POLE, पोल ड्रेन। ये जो पोल ड्रेन विधि है, ये जो पोल ड्रेन मेथड है ड्रेनेज की, ये उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाती है जहाँ पर लकड़ी ज़्यादा उपलब्ध है, जहाँ पर जो वुड है या जो वुडन मटेरियल है वो ज़्यादा है, या जंगल के आसपास अगर खेत है तो वहाँ पर हमको जल निकास करना है। तो ज़मीन के अंदर हमने क्या किया, ज़मीन के अंदर हमने एक नाली बनाई है, उसको सरफेस से ही शुरू करेंगे, उसकी खुदाई तो ऊपर से ही करेंगे, ये हमने नाली बनाई है। अब इस नाली में हम क्या कर रहे हैं, लकड़ी के टुकड़े डाल दिए ताकि ये जो नाली है जिस गहराई पे हम रखना चाह रहे हैं उतनी गहराई इसकी मेंटेन रहे, एक। दूसरा, इसको फिर वापस से हमने लकड़ियों से या और अन्य मटेरियल से हमने इसको कवर कर दिया, वापस से फिर इसके ऊपर हमने मिट्टी डाल दी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे हम पोल ड्रेन। याद रखना, इन एरिया में प्रयोग में लाएंगे जहाँ पर लकड़ी उपलब्ध है और लकड़ी के माध्यम से जब हम नाली बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे पोल ड्रेन। जब मोल पिलाऊ के माध्यम से हम नाली बना रहे हैं तो उसको मोल ड्रेन बोलेंगे। पाइप के माध्यम से जल निकास कर रहे हैं तो पाइप ड्रेन बोलेंगे। और एक इसका प्रकार होता है, उसको बोलते हैं टाइल ड्रेन। टाइल ड्रेन, टाइल ड्रेन क्या होता है? टाइल्स के नाम से आपको पता होगा कि अलग अलग प्रकार के टाइल्स आते हैं, इनका साइज अलग अलग हो सकता है। तो 1 से 1.5 फीट आकार, 1 से 1.5 फीट यानी कि 1 to 1.5 फीट साइज है टाइल्स का, इसको पूरे को हमने टाइल्स कह दिया, ठीक है। या इसको हम सेंटीमीटर में बात करें तो 30 से 45 सेंटीमीटर, 30 to 45 सेंटीमीटर इन साइज, इसको हमने टाइल्स बोला है। ये चौकोर हो सकता है, V आकार हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर प्रयोग में चौकोर ही आता है, ठीक है। अब इनमें छोटे छोटे हमने छिद्र कर दिए, छोटे छोटे इनके अंदर हॉल कर दिए, और एक जो नाली हमने बनाई है उस नाली में हमने टाइल्स को बिछा दिया है। ये छिद्र क्यों किए हैं कि जो पानी है वो टाइल्स के इन छेद के माध्यम से ज़मीन के अंदर चला जाए और बाकी का जो फ्लो वाला पानी है, जो गति से बह रहा है, वो बाहर निकल जाए। और जितनी भी नालियां हैं, अधिकतर नालियां हम V आकार बनाते हैं या गोलाकार बनाते हैं। जैसे पाइप ड्रेन है तो पाइप के माध्यम से नाली कैसी बनेगी सर, गोलाकार बनेगी। लेकिन अगर हम ये टाइल ड्रेन का प्रयोग कर रहे हैं तो या तो ऐसी बनेगी या फिर V आकार बनेगी। ये आपको याद रखना है। आकार निर्भर कर सकता है कि पानी कितना निकालना है या कितनी गहराई पे आप नाली बना रहे हो। आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पाइप ड्रेन, मोल ड्रेन, पोल ड्रेन, टाइल ड्रेन। एक और बच रहा है जिसको बोलते हैं स्टोन ड्रेन। स्टोन ड्रेन, स्टोन का मतलब होता है पत्थर। तो जो पहाड़ के आसपास का या ऐसा क्षेत्रफल या ऐसा एरिया जहाँ पर जो है पत्थर ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है, मतलब पत्थर की उपलब्धता ज़्यादा है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोन ज़्यादा है, तो उन एरिया में जो हमने नाली बनाई है वो नाली के ऊपर की जो सरफेस है, जैसे मान के चलिए ये हमने नाली बनाई, अब इसमें पानी जाएगा तो पानी के साथ ये जो मिट्टी है ना, ये भी कट के बह के निकलेगी। तो जो गहराई तक हमको नाली चाहिए वो गहराई तक नाली हमें नहीं मिल पाई, या कुछ समय बाद वो नाली उथली होती चली जाएगी। इसलिए जो नाली हमने बनाई उसमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हम बिछा देंगे, तो उसको बोलते हैं सर स्टोन ड्रेन। उसको क्या बोलते हैं, स्टोन ड्रेन। आप इसी स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं कि ज़मीन के अंदर आपने नाली बनाई,
सरफेस से ही खोदोगे 3 से 6 फीट गहराई पे, और जिस साइज़ की आपको नाली रखनी है उस साइज़ की नाली आपने रखी। उसमें पहले हमने जब लकड़ी का प्रयोग किया था, लकड़ी की परत बिछाई थी, तो उसको क्या बोल रहे थे? पोल ड्रेन बोल रहे थे। लेकिन जब हम पत्थर को बिछाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? स्टोन ड्रेन। फिर इसको ऊपर से फिर से पत्थर से कवर कर दिया, इसके ऊपर मिट्टी डाल दी, तो क्या कहलाएगा? ये स्टोन ड्रेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? स्टोन ड्रेन कहलाएगा। स्टोन ड्रेन 5वां प्रकार, इसको बोलेंगे स्टोन ड्रेन। स्टोन ड्रेन STONE, स्टोन ड्रेन। अब एक इसी में कॉन्सेप्ट आता है स्टोन ड्रेन में, जिसको हम बोलते हैं रवल ड्रेन। रवल ड्रेन, या इसको रविल ड्रेन भी बोलते हैं, RUBBLE, रविल ड्रेन। इसमें क्या होता है? रविल ड्रेन का मतलब होता है कि पत्थर के साथ आपने लकड़ी का भी प्रयोग किया है, पत्थर के साथ लकड़ी का, बांस के टुकड़े, पत्तियों का भी आपने प्रयोग किया है, तो दोनों को मिला के हम बोलते हैं रविल ड्रेन। रविल ड्रेन याद रखना। या कहीं कहीं एग्जाम में पूछ लेता है कि जो आपका स्टोन ड्रेन है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है रविल ड्रेन। उसका दूसरा नाम क्या है? रविल ड्रेन। इतनी चीजें आपको सर क्लियर हो गई होंगी। हमने क्या पढ़ा? जल निकास की विधियां पढ़ी हैं। जल निकास की विधियों में 2 प्रकार से हमने जल निकास की विधियों को बांटा है, या 2 प्रकार से जल निकास को हमने विभाजित किया है। एक पृष्ठीय या सतही जल निकास, एक भूमिगत या इसको अधोगत भी कह सकते हैं, जमीन के अंदर वाला जल निकास। अधिकतर किसान कौन सा प्रयोग करता है? सरफेस वाला या सतही वाला या पृष्ठीय वाला, क्योंकि इसको बनाने में आसानी होती है। इसकी 3 अलग अलग विधियां हैं, स्थायी, अस्थायी और कटआउट। टेम्पररी, परमानेंट एंड कटआउट या कटआउट ड्रेनेज, इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने जो अंडरग्राउंड है, जहां पर बरसात की ज़्यादा समस्या होती है, ज़मीन के 3 से 6 फीट गहराई पर हम नाली बनाते हैं। ये नालियों का प्रकार अधिकतर पक्का होता है और इनकी मरम्मत थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, अभी हम इनमें अंतर देखेंगे। पाइप ड्रेन है, फिर मोल ड्रेन है, पोल ड्रेन है, टाइल ड्रेन है, स्टोन ड्रेन है। इनके क्या क्या प्रकार होते हैं इसके बारे में हमने समझ लिया है। तो ये आपकी जल निकास की विधियां हो गई हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में, बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। और अब एक और जो इंपॉर्टेंट हम लिख रहे हैं कि पृष्ठीय जल निकास या सतही जल निकास और भूमिगत जल निकास या अंडरग्राउंड ड्रेनेज में क्या अंतर है, ये हमको लिखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। अंतर हमको डिफरेंस करना है, डिफरेंस बिटवीन सरफेस मेथड ऑफ ड्रेनेज एंड सरफेस, सब सरफेस और अंडरग्राउंड मेथड्स ऑफ ड्रेनेज, इसमें हमको अंतर करना है, जिसको हम समझ लेते हैं। और इसी के साथ फिर हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो गया है। परीक्षा में आने वाली सारी जो संभावित टॉपिक्स हैं उनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। पृष्ठीय या सतही जल निकास नालियां और भूमिगत या अधोगत जल निकास नालियां। नाली, इसको इंग्लिश में लिखेंगे सरफेस ड्रेनेज मेथड्स, और फरो भी लिख सकते हो आप इसको, और इसको लिखोगे अंडरग्राउंड, और इसको लिखोगे सब सरफेस, सब सरफेस मतलब जमीन के नीचे, सब सरफेस ड्रेनेज में अंतर। इसमें हमको अंतर करना है। तो पहला अंतर हम इसमें लिख सकते हैं, पहला अंतर हम इसमें लिख सकते हैं, पहला अंतर हम इसमें लिखेंगे कि सरफेस ड्रेनेज से क्या होता है कि ज़मीन के ऊपर जो हम नालियाँ बनाने वाले हैं ये, और अंडरग्राउंड जो बनाने वाले हैं ये, दोनों में हमको डिफरेंस करना है, दोनों में हमको अंतर लिखना है। तो पहला, इससे
खेत का क्षेत्रफल कम हो जाता है, एरिया कम हो जाएगा, इससे एरिया जो है हमारा वो लेस हो जाएगा या कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, खेत का क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, खेत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं है। कोई प्रभाव क्यों नहीं है? क्योंकि ज़मीन के अंदर हमने पाइप या नाली बनाई है, जो एरिया हमारा खेत का है, जो खेत का क्षेत्रफल है, वो वैसा का वैसा है, नॉट अफेक्टेड। पहला। दूसरा जो प्रकार है या दूसरा जो अंतर हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, इसकी जो प्रारंभिक लागत है, जो सतही जल निकास की जो प्रारंभिक लागत है वो कैसी है, कम होती है। मतलब जो इनिशियल कॉस्ट होती है, इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो कैसी होती है, लेस होती है। और इसका जो भूमिगत जल निकास का दूसरा जो अंतर हम लिख सकते हैं, इसकी जो प्रारंभिक लागत होती है, प्रारंभिक लागत वो अधिक होती है। हमको पाइप ज़मीन के अंदर डालना है तो हमको पाइप की जो है लागत, खर्चा हमको देना पड़ेगा, तो इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो कैसी होती है, हाई होती है। ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या लिखाओगे, जो प्रतिवर्ष मरम्मत होती है, प्रतिवर्ष मरम्मत खर्च अधिक होता है। इसमें जो आपका पर ईयर मेंटेनेंस है, पर ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, पर ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट कैसी है, हाई है। पर ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट कैसी है सर, हाई है। मतलब जो सतही जल निकास की मरम्मत प्रतिवर्ष होने वाली है उसमें लागत हमारी ज़्यादा लग रही है। और इसका जो तीसरा पॉइंट होगा, अंतर जो होगा, उसमें प्रतिवर्ष जो मरम्मत है, मरम्मत लागत, प्रतिवर्ष मरम्मत लागत कैसी होती है, इसकी कम होती है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने खर्च ज़्यादा किया है तो मेंटेनेंस करने में हमको कम खर्च लगने वाला है। और जो पर ईयर मेंटेनेंस है, पर ईयर मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वो कैसी होगी, लेस होगी। पर ईयर जो मेंटेनेंस कॉस्ट है हमको सतही जल निकास में ज़्यादा देना पड़ता है, जबकि प्रतिवर्ष मरम्मत की लागत जो है अधोगत नालियों में कम लगता है। चौथा हम इसमें लिख सकते हैं कि सतह पर लवण, हानिकारक जो लवण है, जिनको हम सॉल्ट बोल रहे हैं, वो एकत्रित होते हैं। ये जो सतही जल निकास की जो विधियां हैं, उसमें जो भी नाली है उसके ऊपर जो हानिकारक लवण है, जो हार्मफुल साल्ट हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं फिर हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि ये जो अंडरग्राउंड सरफेस मेथड है उसमें साल्ट नाली के अंदर रहते हैं, ज़मीन के अंदर रहते हैं, तो फसल पर उतना प्रभाव या कोई प्रभाव नहीं डालते। तो सॉल्ट का या हानिकारक लवणों का फसल पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है, फसल पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। क्लियर हो गया सर? पहला क्या, इनसे क्षेत्रफल कम हो रहा है, सतही जल निकास की जो विधियां हैं उनसे क्षेत्रफल कम हो रहा है, जबकि भूमिगत जल निकास की विधियों से क्षेत्रफल में कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं आ रहा है। फिर प्रारंभिक लागत यहाँ पर कम होती है, लेकिन अंडरग्राउंड मेथड ऑफ ड्रेनेज की जो प्रारंभिक लागत होती है, जो इनिशियल कॉस्ट होती है, वो हाई होती है। फिर तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि प्रतिवर्ष जो मरम्मत का खर्च होता है सतही निकास नालियों का अधिक होता है, जो पर ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट होता है सरफेस ड्रेनेज वो ज़्यादा लेता है, जबकि प्रतिवर्ष मरम्मत लागत इनमें कम होती है। फिर चौथा पॉइंट हमको लिखना है कि सतह पर जो हानिकारक लवण है, जो हार्मफुल सॉल्ट हैं, वो अकुमुलेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो उससे फसल पे भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये जो अंडरग्राउंड मेथड है ड्रेनेज की, उसमें सतह पर जल निकास होता नहीं है, ज़मीन के अंदर होता है, तो ड्रेनेज में सॉल्ट का कोई ज़्यादा प्रभाव फसलों के अंदर, क्रॉप के अंदर नहीं पड़ता है। फिर पांचवा पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हो, वैसे तो वो 4 ही पूछता है, लेकिन पांचवा पॉइंट भी लिख सकते हो कि ये जो सतही जल निकास है उससे मृदा क्षरण बढ़ता है,
मृदा क्षरण मतलब कि सॉइल का, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से बह के जाना। तो जो सॉइल इरोजन है, सॉइल इरोजन वो हाई होता है या ज़्यादा होता है, मोर होता है एज़ कम्पेयर टू अंडरग्राउंड। और यहाँ पर मृदा क्षरण कम होता है या ना के बराबर होता ही नहीं है। ज़मीन के अंदर पाइप डला हुआ है तो केवल पानी ही जाएगा, लेकिन सतह पे आपने नाली बनाई है तो पानी के साथ मिट्टी के कण भी चले जाते हैं सर। तो ये 4-5 आप मुख्य अंतर लिख सकते हैं पृष्ठीय और अधोगत या भूमिगत जल निकास से संबंधित। ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसमें हमने जल निकास क्या है, किसे कहते हैं, उसको पढ़ा। जल निकास की प्रणालियाँ क्या क्या होती हैं, जल निकास का जो सिस्टम है, ड्रेनेज ऑफ सिस्टम है, उसको हमने पढ़ा, जिसमें नेचुरल सिस्टम, ग्रेडियंट सिस्टम और हेरिंगबोन सिस्टम पढ़ा। फिर मेथड्स ऑफ ड्रेनेज में हमने 2 प्रकार से बांटा, एक होता है सरफेस, एक होता है सब सरफेस, सतही जल निकास, भूमिगत जल निकास। इनकी विधियों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, फिर इनके बारे में हमने अंतर भी लिखा जो एग्जाम में आता है। अब एक आपकी परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है कि जल निकास गुणांक किसे कहते हैं, व्हाट इज ड्रेनेज कोफिशिएंट। तो किसी पर्टिकुलर एरिया से, किसी निश्चित क्षेत्रफल से 24 घंटे में जितना पानी निकल जाता है उसी को बोलते हैं ड्रेनेज कोफिशिएंट, उसी को बोलते हैं जल निकास गुणांक। कि किसी एरिया से या खेत से 24 घंटे में कितना पानी निकल गया है उसको बोलते हैं जल निकास गुणांक या ड्रेनेज कोफिशिएंट। ये आपको याद रखना है। इसी के साथ फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र यानी हॉर्टिकल्चर का जो पहला चैप्टर था जल निकास, उसको हमने 2 लेक्चर्स में कवर कर लिया है और उम्मीद करूंगा आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके नोट्स भी आपने बनाए होंगे। ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।